गुड इवनिंग बच्चों, मैं राजीव अवस्थी। हमारे यूट्यूब चैनल मेक लर्निंग योर पैशन, यानी कि शिक्षा को अपना जुनून बना लीजिए, सीखने को अपना जुनून बनाइए, में आपका स्वागत है। और आज हमारी भारत को या भारत के इतिहास को जानिए इस सीरीज में आज हम आपको पूर्व इतिहास, यानी कि हम इतिहास की जो सभ्यताएं थी उनके बारे में परिचय कराएंगे। जैसा कि आपको हमने 2 वीडियो पहले बनाए हैं, उन पहले वीडियो में आप सबसे पहले जो था हमारा इतिहास के स्रोत कैसे पता करें, कब क्या हुआ था। चित्र में आप देख रहे हैं तो हमारे इतिहास के स्रोत क्या थे? सिक्के, अभिलेख, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला और उनके अवशेष। तो ये जो पुरातात्विक स्रोत थे वो प्राक ऐतिहासिक काल। पहले हमने इतिहास को विभाजन किया, इतिहास को विभाजन के बाद अगले वीडियो में हमने आपको पाषाण काल के बारे में अध्ययन कराया। देखिए यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत में आपको बताया था, पुरातात्विक स्रोत 2 तरह के होते हैं, एक तो साहित्यिक होता है और एक होता है पुरातत्व। पुरातत्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सिक्के, अभिलेख, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, अवशेष, इस तरह की चीज़ें आती हैं। और साहित्यिक स्रोत में आता था धार्मिक और धर्म से हटके धार्मिक, और तीसरा था यात्रा विवरण। तो इस तरह के जो साहित्य मिले हैं, जिसमें आपको नाम भी बताए गए थे, महाभारत, रामायण और यात्रा वृत्तांत, वहनसांगा, मैगस्थनीज का, एंड का, फोयू की, सीयू की, इस तरह की पुस्तकें और वेद। तो इन चीज़ों से हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती। तो आज के इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ पाषाण काल के बाद, जब मानव पाषाण काल से पत्थरों से हटके सभ्य होने लगा, समूहों में रहने लगा, समूहों के बाद नगरों में रहने लगा। तो नगरों में रहने के बाद वहाँ पर एक सभ्यता का जन्म हुआ, और जिसको नदी घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। जैसे कि पहले आपने पढ़ा था कि पाषाण का मनुष्य से, पत्थरों का मनुष्य से, मनुष्य के विकास से बहुत गहरा संबंध है। उसी प्रकार मनुष्य की सभ्यता से नदी का भी बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि बताया गया था कि आजकल क्या है कि सभी विश्व की सभी प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। और नदी के किनारे होने का प्रमुख कारण क्या था? आप सभी जानते होंगे कि नदियों में जो जल होता है, उस जल से हमारे जीवन की कई आवश्यकताएं पूरी होती हैं, और उन्हें शिकार भी मिलता था। खुद के लिए भी जल की आवश्यकता होती थी, कृषि करना सीखा तो कृषि के लिए भी जल की आवश्यकता हुई। भोजन के बाद भी जैसे प्यास लगती है, वो भी स्नान करने के लिए और अन्य बहुत सी आवश्यकताओं के लिए समूह में रहने लगा। फिर भवन निर्माण आया, फिर नगरीय सभ्यता आई। तो चलिए हम आप सभ्यता के बारे में बात करते हैं। तो हमारे देश में सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चूँकि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि जब 1921 की बात है, यहाँ पर आपको बता दें 1921 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, तो पहला जो नाम आया था दयाराम साहनी का। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक हड़प्पा नगर में नए कुछ पुराने अवशेष मिले। फिर उन्होंने वहाँ से नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे और इन स्थानों पर खुदाई की, तो उससे अन्य भी अवशेष मिले। जैसा कि दयाराम साहनी तो हड़प्पा से संबंधित थे, और अगले जो थे मोहनजोदड़ो, ये सिंध प्रांत में पड़ता था, और हड़प्पा ये भी आपका रावी नदी के तट पर था। तो उसके बाद दूसरा जो मिला है अवशेष मोहनजोदड़ो, और ये एक ही सभ्यता के नगर थे। इसके बाद कई अन्य नगर भी प्राप्त हुए, इनकी अलग अलग समय से खुदाई की गई। देखिए दयाराम साहनी ने हड़प्पा की थी, और मोहनजोदड़ो की थी राखलदास बनर्जी ने। ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, राखलदास बनर्जी, ये अभी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और ये भी नाम आपको याद रखना होगा अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारत में पुरातत्व विभाग के जनक कहे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। देखिए यहाँ पर बताया गया है, पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक
नगरीय सभ्यता है। इस प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला, इसको लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं, और मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और मैं आपको एक वीडियो दूंगा, इस वीडियो में इसी प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्नोत्तर होंगे, उसमें आप देखेंगे यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। देखिए सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि ये हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? देखिए सिंधु सभ्यता, सही नाम तो इसका सिंधु सभ्यता ही है। इसका काल जो है, इसका जो काल है वो 2500 ईस्वी से 1500 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व। तो यहाँ पे आप फिर से ध्यान कर लीजिए, 2500 से 1520 या 1550 भी कहीं लिखा होता है तो आप मान्य कर देंगे। 2500 BC बताया था हमने इससे पिछले वीडियो में। BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले। तो ये रहा आपका। अब हम चर्चा करते हैं, देखिए ऐसा क्या मिला था वहाँ पर। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के सबसे पहले अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पुरातत्वविदों ने इन स्थलों की खुदाई की तो दबा हुआ पूरा शहर निकल आया। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, देखिए यह शहर है, नगर है, गलियाँ हैं, सड़कें हैं, तो नगर ही नगर। धीरे धीरे आगे और खोज हुई और कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला उस समय एक नहीं दो नहीं कई नगर थे। ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता का कुछ क्षेत्र आज बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं? ध्यान कर लीजिए। देखिए भारत में रोपड़ पंजाब में पड़ता है ये क्षेत्र, कालीबंगा ये राजस्थान में आता है, लोथल गुजरात में, ये बहुत महत्वपूर्ण शहर है, दायमाबाद महाराष्ट्र में आता है, और एक मांडा जो आता है ये भी शहर है, ये आपका आता है कश्मीर में, J&K जम्मू कश्मीर में आता है, वह क्षेत्र है मांडा। आप इसे भी जानिए। देखिए यहाँ पर एक और दिया गया कि मेरठ में क्या है कि एक नदी पड़ती है, नदी का नाम है हिंडन नदी। ये आपको पता होगा गाजियाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी के किनारे। तो हिंडन नदी मेरठ तक जाती है और मेरठ में एक स्थान है आलमगीरपुर। ये प्रश्न अधिक बार पूछा गया है कि इस स्थान पर हड़प्पा कालीन सभ्यता के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यानी कि इससे क्या पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के बर्तन वहाँ तक आते हैं, तो यानी कि इनका व्यवसाय चलता था, व्यापार चलता था। अब बात करते हैं नगरों की विशेषताएं। देखिए वहाँ पर भी जो नगर बसाए गए वो सुनियोजित तरीके से बसाए गए थे। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थीं तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी हुई थीं। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं। सड़कों के किनारे पक्की नलियों की बनी थी। सड़कों के किनारे हर घर की नली बड़े नालों से मिल जाती थी। इस नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। अब बात आती है भवन निर्माण की। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में ये बताने की कोशिश की गई है, ये जो समय है ईसा पूर्व 4000 ईसा पूर्व और ये 1500। तो हमारी जो सभ्यता कहाँ से थी? 15 और 1500 ईसा 2500 से 1520 ईसा पूर्व तक समय रेखा पर ये दिखाया गया। चलिए हम भवन निर्माण में, देखिए भवन निर्माण भी एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। यह चीज़ हमें वहाँ भी देखने को मिली है उत्खनन में। सबसे पहले तो भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से था। उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली जो आयताकार थीं, एक दो मंजिला, कई तो 2 मंजिला घर भी थे, तो कुछ बहुत छोटे घर थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवन का निर्माण भी एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन था। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय, स्नानघर का उचित प्रबंध था। 2 मंजिला मकान में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। ये देखिए सब कुछ सुनियोजित तरीके से था। यहाँ पर आपको एक मकान के बारे में दिखाया गया है। देखिए चित्र में इमारत की दीवारें देखिए कितनी ऊंची दीवारें हैं, जिनकी दीवार पक्की ईंटों की बनी हुई, सब पता चलता है। उस समय ईंट पकाने की भट्टियां भी, भैया जब पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है तो ये चीज़ निश्चित है कि वहाँ पर ईंट पकाने का भी व्यवसाय होता होगा, यानी कि ईंट पकाने की भी कला उनको आती होगी। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है 4 दीवारी
ये आपका आंगन दिखाया गया है, ये कमरे दिखाए गए हैं, यहाँ शौचालय, कुआं, चार दीवारी और ये जीना दिखाया गया है, सीढ़ियाँ दिखाई गई हैं। ये आपका आंगन है, एक तरफ कमरे हैं और ये दूसरी मंजिला का बना हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए एक गोदाम मिली है मोहनजोदड़ो में, और आपको पता होगा एक स्नानागार, इस पर प्रश्न बहुत पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो में अनाज इकट्ठा करने के लिए एक गोदाम बना मिली है और एक बड़ा सा स्नानागार भी मिला है जिसके चारों ओर कमरे थे। ऐसा क्यों लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर बहुत सोच विचार कर बनाए गए थे? ये पूछा गया एक प्रश्न आपको विचार करने के लिए। अब बात आती है रहन सहन की। रहन सहन कैसा था वहाँ पर? देखिए वहाँ के जो लोग थे हड़प्पा सभ्यता में, सभ्यताएं तो आपको कही हैं लेकिन ये हमारी सभ्यता है, हम उसका थोड़ा विशेष अध्ययन कर रहे हैं। फसल के बारे में बात करते हैं। खाने के लिए चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। ये लोग सूती वस्त्र यानी कि कपास का उत्पादन करते थे, सूती वस्त्र पहनते थे और गर्म ऊनी वस्त्र भी पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल यानी कि उनके हर कंधों पर हल की फाल रखी जाती थी। हल का जुआ बोलते हैं। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। यहाँ पर घोड़े का जिक्र नहीं है, ये आप ध्यान रखना। हार, कंगन, पाजेब, पैर में पहनने वाली, इसको पायल बोलते हैं, बाली, अंगूठी उनके प्रिय आभूषण थे। इनका बनाने का कारखाना चहूदड़ों से प्राप्त हुआ है। चहूदड़ों भी एक जगह थी और वहाँ पर एक कारखाना मिला, और ये प्रश्न पूछा जाता है कि आभूषण बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? तो आपका आंसर होगा चहूदड़ों से। अगला प्रश्न, आप भी मिट्टी के मनकों के आभूषण बनाइए। देवी देवता, अब आते हैं देवी देवता की बात करते हैं। इनके ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मिला आपको, आभूषण बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ? चहूदड़ों से। तो अगला प्रश्न था देवी देवता। देखिए यहाँ पर सिक्के थे, इन सिक्कों पर कुछ आकृतियाँ मिली और उन आकृतियों को देख के पता लगता है यहाँ पर सिर्फ दो ही देवता थे, एक तो मातृ देवी और दूसरा शिव, पशुपति शिव। यहाँ पर दो ही देवताओं का मुख्य रूप से वर्णन मिलता है, मातृ देवी और पशुपति शिव, ऐसा कि हम आपको बताने वाले हैं अगले पेज पर। ध्यान से देखने पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्त्री की मूर्ति है, इसको मातृ देवी के रूप में कहते हैं। इसके सिर पर ये मुकुट वगैरह लगा हुआ है और इधर आप जो देखना चाहते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति की मूर्ति है। तो यहाँ पर इससे अनुमान लगाया जाता है कि इस व्यक्ति के चारों ओर जो भी चिन्ह बने हुए हैं ये पशुओं के मूर्तियाँ, पशुओं के भी चित्र बने हुए हैं, तो इसलिए इनका नाम पशुपति शिव दे दिया गया। पक्की तरह से तो नहीं लगते कह सकते, लेकिन हाँ इन बातों का हम अंदाजा लगा सकते हैं। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की चार प्रमुख विशेषताएं मातृशक्ति, शिव पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा। देखिए हमारी चित्रों में वृक्षों को भी महत्व दिया गया है, पशुओं को भी महत्व दिया गया है। तो मातृशक्ति उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा, चार पूजाएं वहाँ पर लोगों ने अनुमान लगाया है। अगला है पत्थर का भाला कैसे बनाया होगा। ये देखिए पत्थर का भाला भी बना लिया था वहाँ पर। कृषि का विकास हो गया था, आग जलाना सीख गया था, पहिए का निर्माण हो गया था। तो अब बात आती है खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, कांच बनाने तक की कला उस समय आ गई थी। कंघियाँ उस तरह प्राप्त हुए, इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी के लोग जमीन में से धातु निकालने, उसे साफ करने तथा आग में पिघलाकर चीज़ें बनाने के तरीके से परिचित थे। अब एक प्रश्न आता है कांसा और तांबा, कांसा कैसे बनता है? तो तांबा और टीन को, सीयू कांपर और टिन को मिलाकर दो एक धातु बनती है जिसको कांसा बोलते हैं, जब मजबूत होती है। लेकिन पत्थर की बात अलग होती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि धातु की चीज़ें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। कारण यह था कि तांबा व कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, क्योंकि उसमें लोहे का ज्ञान नहीं था। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थी। ज़मीन से अयस्क निकाले जाते हैं, फिर उससे छानन करके अलग की जाती है, इसलिए औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाते रहे, लेकिन औजारों का तरीका बदल दिया। यहाँ पर एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है बैलगाड़ी का।
अब इसमें आप बैलगाड़ी के चित्र में देख सकते हैं कुछ विशेषताएं। पहले तो ये बैलगाड़ी ही बनाई गई और दूसरे इनको बैलों को कैसे जोड़ा गया, तो यहाँ पर दो बड़ी चीज़ें छिपी हुई हैं। खोज, पहली खोज बैलगाड़ी। बैलगाड़ी खोज कब हुई? जब पहिए से और ये सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पे के लिए इसका निर्माण हुआ होगा। और उसको ले जाने के लिए क्या ये बताया था, चौड़े कंधे वाले बैलों के चित्र मिले हैं। तो ये जो बैल हैं रस्सी से बंधा हुआ है और इस गाड़ी को खींच रहा है, तो ये भी उस संस्कृत का ही एक हिस्सा था। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे आपको सामान्य ज्ञान की जानकारी मिलती है और इसको आप चित्र और कहानी की तरह अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। सोच के बताइए, हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी जरूरी चीज़ क्यों रही होगी? देखिए, इससे पहले हम बता चुके पाषाण काल, नव पाषाण काल में उसका कृषि से ही नव पाषाण काल की शुरुआत हुई थी और उसके साथ में आपको ये बताया गया था कि नव पाषाण काल के साथ साथ कृषि में उसका पहिए का भी आविष्कार हो चुका था। उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। मोहनजोदड़ो में मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। ये जो मोहनजोदड़ो है ये इस समय पंजाब में पहुंच चुका है, सिंध प्रांत में था। इस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए होने लगा था और इसलिए पहले की तुलना में अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे। इन चित्रों में दिख रही चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे। ये चीज़ें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि किसी ने अनजाने बना दी गई हों, इसका कोई विशेषज्ञ रहा होगा। देखिए, यहाँ पर एक मूर्ति आई गई, ये सेल खड़ी से बनी मूर्ति है और इधर आप देख रहे हैं ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसा कैसे बनता है? तांबा और टिन को मिलाकर के बनता है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, जैसे कि यह कोई बिना कारीगर के यह कार्य नहीं हो सकता है। अब बात है वस्तु विनिमय की। देखिए, हम जो व्यापार करते हैं, वस्तुओं को खरीद फरोख्त करते हैं, तो एक मुद्रा होती है। उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो आदान प्रदान, विनिमय, वस्तु का विनिमय ही व्यापार होता है, यह आपको बताया जाता है वाणिज्य में। तो यहाँ पर पहले क्या था, वस्तु के बदले से दूसरी वस्तु का लेन देन होता था, व्यापार। हड़प्पा के नगरों से, देखिए यहाँ पर ये मुद्राएं दी गई हैं। मोहरों का विकास तो बाद में हुआ है। अब जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर बैल बना हुआ है, यहाँ पर भी बैल बना हुआ, अलग अलग तरह के चिन्ह बने हुए हैं। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु व मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली। कुछ विद्वान सोचते हैं ये वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थीं, ये विभिन्न प्रकार की हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग मोहर लगाते हैं, तो यहाँ पर अनुमान ये भी है कि इस तरह के सिक्के बहुत अधिक मात्रा में तो प्राप्त हुए नहीं, तो ये मोहर के रूप में उपयोग किए जाते होंगे। इन मोहरों पर आदमी की आकृतियाँ, कुछ पर जानवरों की, पौधों की, कुछ पर बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई थी। व्यापारी सब जगह एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचते थे, तो सामान बांधकर उस पर मिट्टी लगाकर ये मोहर लगा देते थे। गीली मिट्टी पर अपनी मोहर से छाप बना देते रहे होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रहे। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मोहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर कहाँ पाई गई हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। इससे ये अनुमान लगता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता जैसे हमारी सिंध सभ्यता है, वैसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी इराक में एक नगर था मेसोपोटामिया। यहाँ से इस बात का पता लगता है कि मेसोपोटामिया यानी इराक की जो सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बीच क्या होता था? व्यापार। तभी यहाँ की चीज़ें वहाँ भी प्राप्त हुई हैं। विचारों का आदान प्रदान होता था, दूसरे देशों के विषय में जानकारी होती थी, अतिरिक्त उत्पादन से ही व्यापार संभव होता है। इससे जो बड़ी समस्या रही है वो लिखावट की है। जो लिखावट की लिपि है ना, वो लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उनके अक्षर चित्रों जैसे लगते हैं। विद्वान आज भी इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक यानी कि ऐतिहासिक से थोड़ा पीछे, इनका लिखित रिकॉर्ड अभी नहीं बन पाया है। खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर ही हम इन सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला है हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में, ये गुजरात में पड़ता है। बिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से बंदरगाह, गोदी बोलते हैं जिसको, मोहरें तथा
गोदाम के अवशेष मिले हैं, क्योंकि जल मार्ग से भी व्यापार होता है और ये सस्ता पड़ता है। नगर निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रही होगी। वृद्ध युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्रों के न मिलने के कारण कहा जाता है कि राज्य में शांति एवं व्यवस्था। नगरों का खत्म होना। आज से 4-5 हज़ार साल पहले हड़प्पा में नगर बने हुए थे। ये नगर लगभग 1,000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण से नष्ट हो गए, मिट्टी में दब गए। क्या कारण हो सकता है? उसके प्रमुख कारण में से ये में आते हैं कारण: बाढ़, भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आना। नगर निर्माण कला का विकास इस सभ्यता की विशिष्ट देन है। यहाँ के लोगों ने घर बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया। पानी निकास, लघु नालियों की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने की। हड़प्पा सभ्यता के नगर खत्म होने के बाद सैकड़ों वर्षों तक भारत में कोई नगर नहीं बने। अब देखिए और भी जानिए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांत प्रिय थे, क्योंकि यहाँ से लड़ाई के अस्त्र शस्त्र बहुत ही कम संख्या में मिले हैं। सभ्यता कांस्य युगीन थी, ये कांस्य का निर्माण करना जानते थे। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ही जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। भारतीय लिपियां बाईं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। चलते हैं अगली ओर। वीडियो थोड़ा बड़ा अवश्य है, लेकिन देखना बहुत जरूरी है। देखिए अब हम आते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मानचित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक गुलाबी रंग में दिखाया गया है जो मेसोपोटामिया यानी कि इराकी सभ्यता है। एक आपकी मिस्र सभ्यता है जो दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी देश है। चीन की सभ्यता जो भारत से ऊपर, चीन की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता ये भूमध्य सागर के पास पड़ती है। ये लाल रंग का हल्का सा थोड़ा यहाँ पर चिन्ह आप देख सकते हैं, ये है भूमध्य सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी सभ्यता को ही कहा जाता है। अगले की आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। प्रतीक यूनिफॉर्म चिन्ह, और जैसे मछली का है, बैल है, ये चिन्ह है, इस तरह के चिन्ह। मेसोपोटामिया सभ्यता बताया यहाँ सबसे पहले जो हमने कहा था कि प्राचीन नगरीय सभ्यता जो है नदियों के किनारे पाई गई है। तो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है यह इराक की सभ्यता है, और इराक की जो प्रमुख नदियां हैं दजला एवं फरात नदी, इसके किनारे इसका समय जो है 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक है के किनारे विकसित हुई है। जिगरत इसके प्रमुख देवता निवास करते थे, और यहाँ की जो लिपि थी वह चित्रात्मक थी। देखिए यहाँ पर एक निशान दिखाया गया है, यह नगर से बाहर का स्थान होता था, इसको जिगरत बोलते थे, जैसे आज भी हम लोग ग्राम देवता या नगर देवता कहते हैं। और इस चित्र में आप देख सकते हैं दजला और फरात। दजला और फरात इराक की प्रमुख नदियाँ हैं, और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई गई है वो यहीं पर ही पाई गई थी। अगली सभ्यता पर चर्चा करते हैं, मिस्र सभ्यता। देखिए मिस्र में जो सबसे बड़ी नदी है अभी जानते हैं आप, नील नदी। तो मिस्र में सभ्यता जो है इसका भी समय 5000 से 2000 ईसा पूर्व रहा था, और 2000 ईसा पूर्व यहाँ पर जो मम्मी यहाँ पर पिरामिड पाए गए थे, और पिरामिड में शवों को रखने की, देखिए बताया गया, फिर से यहाँ देख सकते हैं पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। इनमें शवों के साथ साथ प्रयोग में आने वाली बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था। इन पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र थे, इससे मिस्र की सभ्यता से संबंधित कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी भी है नील नदी, और यहाँ पर ये पाई गई है मिस्र की सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता की सबसे बड़ी देन क्या है? पिरामिड। और पिरामिड में क्या था? वह शवों को मम्मी की तरह रूप में सुरक्षित रखे थे। इनमें एक नाइट्रोन नामक मम्मी को सुरक्षित रखा जाता था पिरामिडों के अंदर, और उनके साथ इनसे भी कई वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती थी। देखिए इसे एक आता है क्रीट की सभ्यता, यह भूमध्य सागरीय सभ्यता है। देखिए क्रीट की सभ्यता, इसका समय कितना है? 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। यह महान द्वीप सभ्यता भी है। यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई, और यहाँ की विशेषता क्या रही है? बर्तनों की मांग दूसरे देशों में थी। कौन से बर्तन? ये सुंदर चित्रकारी वाले, यह भूमध्य सागरीय सभ्यता थी, और यहाँ पर चित्रकारी वाले बर्तन की मांग विदेशों में बहुत ज़्यादा थी। यह अपनी चित्रकारी के बर्तनों के लिए अधिक प्रसिद्ध रही है। अंत में जो आप देख रहे हैं वह है चीन की सभ्यता। इसका समय 2500 ईसा पूर्व से
लगभग रहा है। यह सभ्यता हुआंगहो नदी के किनारे विकसित हुई है। साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने शुरू किया गया था। आपको जानकारी के लिए बता दें, कागज का आविष्कार चीन में हुआ सबसे पहले। दूसरा आपको बता दें, अखबार चीन में सबसे पहले निकाला गया। ये भी आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। और कारण था कि बांस पर पुस्तक बनाने का पहले तरीका चीन ने ही सीख लिया था। चीनी लोग कांच के बने बर्तनों में भोजन करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो बर्तन हैं भोजन पकाने के, और ये है चीनी अक्षरों की लिपि, और ये आप देख रहे हैं ये है बांस की बनी हुई किताबें। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन देखना अवश्य है आपको। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। सिंधु घाटी की सभ्यता थी, कैसी थी भैया? प्रश्न है आपका, नगरीय सभ्यता। कुछ आपको सोचना ही नहीं है। हड़प्पा कालीन नगर कैसे बसे थे? एक निश्चित योजना के अनुसार। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसके बाद भी हम आपको एक वीडियो देंगे, इस 2 या 3 चैप्टर पूरे होने पर वैदिक काल। अगला वीडियो जो आने वाला है वो वैदिक काल का, वैदिक और उत्तर वैदिक काल का। देखिए रोपड़ क्या है? रोपड़ भारत के पंजाब में आता है, एक शहर है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक प्रमुख शहर है रोपड़। और कालीबंगा जो है ये राजस्थान में आता है। संक्षिप्त में आपने लिख दिया। व्यापार मेसोपोटामिया, बताया था कि मेसोपोटामिया और यहाँ पर क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार होता था। क्यों? क्योंकि जो सिक्के जो थे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी वही सिक्के पाए गए जो यहाँ भी सिक्के थे। इससे देखिए चीन की सभ्यता, चीन की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? वांगो नदी और यांगसी कियांग। तो इनकी भी सभ्यता कहाँ पाई गई थी? 2500 ईसा पूर्व, नदियों के किनारे ही। तो आपकी 4 सभ्यताएं तो हो गई। कौन सी? मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु सभ्यता, क्रीट सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन सभ्यता। 5 हो गई हैं आपकी। चलिए अंतिम अभ्यास की तरफ चलते हैं। सही जोड़े बनाइए। बिल्कुल प्रश्न अवश्य करना है आपको। रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, दायमाबाद महाराष्ट्र, और ये सुतकांगेडोर आपको बता दें, सुरकोट, हाँ सुतकांगेडोर ये आपका अफगानिस्तान में आता है, सिंध प्रांत में। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई थी भाई साहब? बता सकते हैं। हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार किस देश के साथ होता था? आपको पता है, इराक के साथ। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चाइना में। और कौन सा नील नदी का वरदान के नाम से प्रसिद्ध है भैया? मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान है। और मानचित्र देखकर बताइए पुरातत्व स्थलों की सूची। सिंधु घाटी के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला? ये खुदाई करने पर। तो आप बता सकते हैं। किस कारण सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ? यहाँ पर थोड़ा सा आप नाम डाल दीजिए। यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला और फरात, ये लिस्ट आप जरूर बनाइएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के किनारे बनी थी। दूसरा था मिस्र की सभ्यता, नील नदी। यहाँ पर क्या थे? पिरामिड स्पेशल पाए गए थे। और अगला है क्रीट सभ्यता, ये भूमध्य सागर में पाई गई थी। यहाँ पर चित्रकारी वाले बर्तन की विशेषता थी। चीन की सभ्यता, यहाँ पर क्या पाए गए थे? बांस की पुस्तक। और हमारे यहाँ क्या पाए गए थे? नर्तकी पाई गई थी, नर्तकी। और बर्तन पाए गए थे, अन्य तरह की वस्तुएं। अब रहा आपका वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। बहुत बहुत धन्यवाद।